जो दिख रहा है वो असल में हिट नहीं है, लेकिन वो असल में हिट है। तो आपको ये बात समझनी होगी कि लेगेसी जब भी बनेगी वो आपको हमेशा ऊपर लेके जाएगी। Assalamualaikum dosto and welcome to High Voltage Reviews. We're back with another bonus episode of Talking Music with KK and Mani. आज हमारे साथ हमारे गेस्ट कौन हैं ये बताएंगे आपको KK. So let's go to Islamabad Studios. Hi, I am KK. Talking Music के इस एपिसोड में आज हम जिन साहब को अपने प्रोग्राम में शामिल करने जा रहे हैं is one of the top music producers in Pakistan. बहुत काम किया, बहुत अच्छा काम किया, बहुत मशहूर इन्होंने गाने दिए. A great guy, a humble guy and a very talented one. हमारे साथ मौजूद हैं लेडीज एंड जेंटलमैन डीजे अली मुस्तफा. अली कैसे हैं अस्सलाम आप? वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक, आप लोग कैसे हैं? All well. Thank you for joining us, Ali. अरे यू आर वेलकम। अच्छा अली, मुझे ये बताएं, व्हाई म्यूजिक? ये बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। म्यूजिक एक्चुअली बड़ी एक लंबी स्टोरी है, लेकिन मैं शॉर्टली आपको बताता हूँ, शॉर्ट करके इसको बताता हूँ कि सिलसिला ऐसे था कि मैं अपने बैचलर्स कर रहा था। मैंने बाहर मुल्क की यूनिवर्सिटी के लिए अमेरिका में अप्लाई किया और मैं चला गया वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो मेरे डॉक्यूमेंट जो है वो आए नहीं। तो डॉक्यूमेंट्स नहीं आए तो मैंने जो मेरे फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स थे वो अटेस्ट करवा के लेके गया। तो सडनली उन्होंने कहा कि ओरिजिनल के ऊपर आपको वीज़ा मिल सकता है। तो आप, और उस ज़माने में ऐसे होता था कि एक दफ़ा आप अगर अप्लाई करें तो फिर आपको 7 महीने या 6 महीने बाद की दोबारा डेट मिलती थी। तो मेरी वो वीज़ा रिजेक्ट हो गया। सो ये मैं आपको बता रहा हूँ 1998-7-8 की बात। तो मेरे वालिद साहब मेरे साथ थे और मेरी यूनिवर्सिटी कराची में थी। मैं इस्लामाबाद आया था वीज़ा अप्लाई करने। तो सडनली मैंने, आपको याद होगा कि बेवरली सेंटर में एक वो इंटरनेट कैफ़े होता था, ठीक है, बहुत मशहूर। तो मैं वहाँ चला गया और मैंने कहा, मैं अपने अब्बू को मैंने कहा कि अब्बू मैं ज़रा एक ईमेल अकाउंट मैंने बनाना है। तो उस ज़माने में हॉटमेल वगैरह का अकाउंट होता था। तो मैंने अब्बू से कहा कि अब्बू मैंने ईमेल अकाउंट बनाना, तो आप मेरे साथ चले। तो अब्बू ने कहा चलो, गर्मी भी बहुत हो रही थी तो अब्बू ने कहा चलो तुम कोई सैंडविच वगैरह भी मंगा लो। और हमने वापस अपने गाँव को हाट जाना था और मतलब ड्राइव भी थी, तो दिन का बड़ा सख्त टाइम था, गर्मी थी। तो हमने कहा थोड़ा टाइम यहाँ से गुजार के जो से थोड़ा ठंडा होता है 3-4 बजे वहाँ से निकलेंगे, ताकि अब 3-4 घंटे का सफ़र है तो हम टाइम पर पहुँच जाए। तो मैंने ऑर्डर किया सैंडविच का और चाय का। तो चाय आ गई और सैंडविच आया। जब मैंने सैंडविच उठाया तो उस पर नीचे लिखा था मैरियट होटल इस्लामाबाद रिक्वायर्स अ पियानिस्ट। Wow. अच्छा, अभी किस्सा कुछ और। मेरी पढ़ाई जो थी वो पढ़ाई मेरी थी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। मैं बीबीए कर रहा था और उसके आगे सेमेस्टर मैंने अपने कन्वर्ट करवाया था अमेरिका के अंदर। और साथ में मेरी नेटवर्किंग के कोर्सेज चल रहे थे और मैं नेटवर्किंग और रेड हैट लिनक्स के ऊपर काम कर रहा था, दोनों चीज़ों के ऊपर। तो मैं उन दिनों में सारी चीज़ें चल रही थी। तो मैंने वो पेपर उठाया और अब्बू को कहा कि अब्बू 2 दिन बाद ये इन्होंने इंटरव्यू करना है, तो मैं एक दफ़ा फिर आऊँगा इंटरव्यू देने के लिए पियानो का। तो अब्बू ने कहा क्यों नहीं, वाई नॉट, श्योर, तुम ट्राई करो। सो मैं आया और मेरी वहाँ पर जॉब स्टार्ट हो गई और म्यूज़िक मैं स्टार्ट करना शुरू हो गया। 97-98 की बात बता रहा हूँ। सो मेरी बेसिक सैलरी बहुत ज़बरदस्त थी। मेरी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त थी। मेरा क्योंकि मैं काफ़ी पियानो प्रैक्टिस में था, तो वो कंटिन्यू हो गया। फिर वो कंटिन्यू हुआ। मैंने कहा यार अभी अमेरिका भी जाना है और अपने कोर्सेज भी मैंने करने, तो अच्छा है कि मुझे इस्लामाबाद में एक रेजिडेंस मिल जाएगी इस तनख्वाह में और मैं अपना काम। और बड़ा मैं यंग था उस टाइम पे, 23-22 ईयर्स की मेरी एज होगी। तो वो जॉब थी मेरी 12 से 4। मैं 4 घंटे सेशन बजाता था, 45 मिनट के 4 सेट। उन्होंने मुझे कहा कि तुम इवनिंग में भी कंटिन्यू कर लो। Wow. मैंने कहा जबरदस्त। अच्छा, अभी मेरे साथ जो मेरे सारे दोस्त थे उन सब की जो जॉब थी वो अभी तो लगी नहीं थी, वो सारे पढ़ रहे थे और मैं पहले से ही जॉब में आ गया। वो काम शुरू हुआ, डबल मेरी जॉब शुरू हो गई। फिर उन्होंने कहा कि तुम और भी चीज़ें म्यूज़िक की देखो और सारा कुछ करो। तो वो
इवेंचुअली मेरी सैलरी वगैरह भी बहुत ही स्टार्टिंग में बहुत अच्छी हो गई, सारा कुछ हो गया। तो मतलब मैं जब मेरे सारे दोस्त वगैरह पढ़ाई कर रहे थे तो मैं बिल्कुल सेटल हो गया। मैंने अपनी गाड़ी ले ली, बहुत अच्छी जगह पे रेंट पे घर ले लिया, सारा कुछ, और अपनी लाइफ को स्टार्ट किया। तो मैं देखता था कि जो मेरे दोस्त अभी पढ़ के निकल भी आए हैं और उनकी अभी जॉब स्टार्टिंग जो है वो बहुत ही मेरे से आधे पैसों पे है। तो मैंने कहा यार चलो एटलीस्ट मैं सिक्योर हूँ और मैं सारी चीज़ें करता जा रहा हूँ। मैं कभी भी नहीं चाहता था कि मैं इसको अपना फ्यूचर एज अ फ्यूचर कंटिन्यू करूँ। मेरा बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग में और कंप्यूटर्स में बड़ा ध्यान था, बट इवेंचुअली वो सब चीज़ें बदलती गई। ये चीज़ें मुझे खुद ही यहाँ पर लेके गई और ये डेवलप होता गया और फिर डेफिनेटली म्यूज़िक फिर मतलब मेरा कैरियर ही बन गया। फिर मैंने स्टूडियो डेवलप किया 2001 में या 2000 के करीब में, 2 साल मुझे लगे। फिर मैंने उसमें काम करना शुरू किया, फिर बेतहाशा काम, पीटीवी का जॉब भी करनी साथ में, और गाने भी बनाने और काम भी करना। फिर ट्रैवलिंग शुरू हो गई। फिर मेरा हाथ डीजे पे बहुत सेट हो गया। तो फिर मैं स्ट्रिंग्स के साथ चला गया। 2-3 साल मैंने स्ट्रिंग्स के साथ गुजारे। मैंने काफ़ी टूर किए दुनिया के, काफ़ी चीज़ें की। तो मतलब वो फिर एक कैरियर ही बन गया सारी चीज़ें। फिर मैंने इसको बिल्कुल पॉजिटिव ले लिया कि भाई ठीक है, ज़िंदगी में हर चीज़ होती है। मैंने अपने पेरेंट्स को भी बोला, उन्होंने कहा ठीक है, जो चीज़ तुम्हें जहाँ पे जिस तरह लेके जा सकती है तो जस्ट डू इट। तो बस वो चीज़ थी, फिर कंटिन्यू करना। फिर चीज़ें बनती गई, उजड़ती गई, चलती भी गई, कामयाब भी होती रही। लेकिन बट देन वी जस्ट मेड इट। वक्त लगा, टाइम लगा, लेकिन ये है कि काफ़ी बिल्डअप करते करते वक्त लग गया। इंटरेस्टिंग स्टोरी। अच्छा अली भाई, आपने तस्करा किया कि आपने शुरुआत की वेरी हम्बल बिगिनिंग एंड देन आहिस्ता आहिस्ता आप स्ट्रिंग्स तक पहुंचे। आपके रेज्यूमे पे टू नेम अ फ्यू, वी हैव वर्क विद आतिफ असलम, सिजाद अली, अली जफर, हनी सिंह, शौकत अमानत अली खान, अमानत अली, बिलाल सईद, नेहा कक्कड़, बहुत सारे नाम है जो मैं अभी नहीं ले पाऊंगा क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है। और बहुत मेरी लंबी लिस्ट है। आपसे मुलाकात हुई, वो फर्स्ट टाइम हुई आपके स्टूडियो में जो कि F8 पे था, और आप एक अपकमिंग आर्टिस्ट को रिकॉर्ड कर रहे थे। और बहुत सारे आर्टिस्ट माशाल्लाह आपके स्टूडियो से लॉन्च हुए हैं बैक इन द डे। मैं बात कर रहा हूँ अर्ली 2000s की, लेट 90s की। तो जहन में था कि यार यंग आर्टिस्ट को प्रमोट करना है, या व्हाट वाज इन योर माइंड इनिशियली जब आपने स्टूडियो एस्टैब्लिश किया? मेरे लिए कभी भी ये बिजनेस नहीं रहा, ना मैंने इसको कभी बिजनेस की तरह लिया। मेरा हमेशा ये था कि एक्सेल होना चाहिए आपकी क्वालिटी आपके प्रोडक्ट पे, और जितना नया टैलेंट है उसको हमेशा पुश लगाना चाहिए। मेरी हमेशा से यही कोशिश रही कि मैंने कभी नहीं देखा कि किसी के पास पैसे थे नहीं थे, या कोई काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। मैंने लेकिन अपनी लाइफ में बहुत मेहनत की, इस चीज़ के ऊपर बिलीव किया कि जो मैं काम कर रहा हूँ मैं किसी के साथ करूँ तो मैं उसको कहाँ तक लेके जाऊँगा। सो मैं आप लोगों को आज एक बड़ी ज़बरदस्त बात बताता हूँ कि मैंने तकरीबन 3500 से ज़्यादा गाने बना चुका हूँ मैं अभी तक, जो कि अब 4000 से भी ऊपर चले गए होंगे। मतलब कि मेरी बहुत स्पीड है काम करने की। और मैंने तकरीबन बॉलीवुड के अंदर 40 ब्लॉकबस्टर गाने बनाए, जिनके बहुत सारे गाने जो मैं मेंशन नहीं कर सकूंगा क्योंकि ऐसा हम लोग वो इस पे लिखते हैं कि ये सारी की सारी प्रोडक्शन इस तरह की होती है। और उसके अलावा पाकिस्तान के मोस्टली जितने बड़े गाने हैं वो तकरीबन सारे मैंने बनाए हुए हैं। मोस्टली तकरीबन सारे जो बड़े गाने होते हैं वो सारे हमने बनाए हुए हैं, यहाँ से ही हमारे पास की प्रोडक्शन है। उसके अलावा इंटरनेशनल आर्टिस्ट में नाम ही नहीं ख़त्म होते, लाइन से नाम है जो हम लोगों ने काम किया हुआ है। अभी मेरे 4 बड़े आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनको मैंने इंटरनेट से ही ढूंढ कर निकाला। जब मैं दुबई में था उनको मैंने लेबल दिलाए, उनका लेबल में उनको लेबल मिला। और ये मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि आप देखें ना कि कभी भी आप किसी आर्टिस्ट को लें, उसको बिल्डअप करें और आप उसको यूनिवर्सल टाइप का लेबल या जी म्यूज़िक या इस तरह का लेबल से आप इंटरेक्ट करवाएं, वो मेरे लिए एक बड़ी अचीवमेंट थी। तो मेरे 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 मतलब उस पर बहुत ज़्यादा ये चलता है कि मैंने काफ़ी सारे लोगों को बनाया, उसमें बहुत सारी नाम है। मैं मेंशन भी अभी करूँगा आपको सारे नाम जिनके साथ हमने काम किया और उनको इन जगह तक, प्लेटफॉर्म तक ले गया। तो ये सबसे बड़ी मेरी कामयाबी है। अगर मैं अली से पूछूं कि वो कौन सा ऐसा गाना था जिसका म्यूजिक अली ने दिया और वो गाना बहुत पॉपुलर हो गया, यानी कि अर्ली डेज में होता है ना कि इस गाने से अली की एक पहचान होगी पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री में या पाकिस्तान से बाहर, वो कौन सा गाना होगा? देखिए तेनू लेके जाना गाना था, 2005 में बना। उमर इनायत। और बिल्कुल उमर इनायत और आतिफ असलम दोनों एक साथ एक जगह पे खड़े थे। उमर इनायत का सिर्फ ये था प्रॉब्लम कि वो बाहर पढ़ाई के लिए जा रहा था, बार बार उसके ट्रिप्स लग रहे थे, वो मुल्क में अवेलेबल नहीं था। अगर आज उमर इनायत मुल्क में अवेलेबल होता और सारी जगहों पर होता तो ये दोनों आपस में बराबर ही खड़े हुए होते। मतलब जाहिर सी बात है उसको भी बहुत चांस मिलता, क्योंकि वो पॉप में था, ये रॉक में था। तो पॉप का एलिमेंट बहुत ज़बरदस्त था। लेकिन जब भी उसको शोज की कोई कॉल आती या कुछ आता, जिस तरह आतिफ को आ रही थी उन दिनों में,
तो वो उसकी ट्रैवलिंग होती थी। वो बेचारा अपने पढ़ाई में बिजी था, उसको जाना पड़ता था, लंदन में लॉ कर रहा था, तो उसने अपनी पढ़ाई पे बड़ी इंपॉर्टेंस, मतलब उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, तो इस वजह से वो पहला बड़ा आर्टिस्ट था जो वहाँ से निकला। उमर इनायत का गाना नंबर 1 पे, कभी कभी आतिफ का आदत नंबर 1 पर, तो ये दोनों गाने आपस में बिल्कुल साथ थे। एक्सीलेंट। अच्छा अली, आपने बात की है कि लाइव परफॉर्मेंसेस के वाले से ऑब्वियसली आपको मौका मिला बहुत सारे मुल्कों में टूर्स करने का, तो कोई मेमोरेबल एक्सपीरियंस शेयर करें किसी आर्टिस्ट के साथ जो कि हुआ हो, और कैसा एक्सपीरियंस रहता है लाइव जब आप हजारों के सामने परफॉर्म कर रहे होते हैं? बहुत बड़े बड़े शोज हमने स्ट्रिंग्स के साथ किए। स्ट्रिंग्स का बहुत ही बड़ा सीन था बाहर मुल्कों में, और मुझे कनाडा का शो याद आता है, मिसिसागा में हम लोगों ने किया। सो एक बहुत बड़ी जर्नी, मतलब शो जर्नी थी। वो ऐसे थी कि मैं कराची से इस्लामाबाद आया, हम्म, इस्लामाबाद से मैंने पासपोर्ट पिक किए, पासपोर्ट पिक करके मैं लाहौर गया, लाहौर से हम लोग इंडिया गए, इंडिया से हम कतर गए, कतर से शो बजाया हम लोगों ने कनाडा में अगले दिन, और वाह, अगले दिन जिस तरह शो बजा उसके बाद हमारी फ्लाइट और हम वापस आए ओहो, कतर। और कतर के बाद पाकिस्तान। सो जस्ट फॉर फ्यू आवर्स आई वेंट टू कनाडा फर्स्ट टाइम। सो वो मेरी लाइफ का एक बड़ा ही, मतलब वो था कि मुझे एक अंदाज़ा हुआ कि सफ़र कैसे चल रहा होता है। जब काम होता है तो बहुत तेज़ी से चीज़ें चल रही होती हैं, बट ये कि लाइफ एक्सपीरियंस एक बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होता है। जब तक आप ज़िंदगी में लाइफ नहीं बजाते, जब तक आपको आइडिया नहीं होता कि आपकी प्रोडक्शन किस जगह स्टैंड करती है, जो ये जितनी भी गाने प्रोड्यूस होते हैं और जिन गानों के एलिमेंट नहीं बनते या सारा कुछ नहीं बनता, वो उनको पोर्ट्रे नहीं कर सकते कि लाइफ में कैसे गाने नज़र आएंगे। बेसिकली जितने भी गाने और जो भी प्रोड्यूसर गाने बना रहा होता है, आपके सामने सरमद गफूर है या और भी लोग हैं, या जुल्फी है, या जितने भी लोग हैं, वो उस बात पे एम्फेसिस कर रहे होते हैं कि पोजीशनिंग ऑफ आर्टिस्ट क्या है इस गाने के बीच में। वो एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि पोजीशन ऑफ द आर्टिस्ट क्या है, तो आप सारी तरह की जंग, सारी तरह की गेम सब जीत सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है सारे काम के बीच में, और वो अगर आप लाइव ना बजाएं तो आप वो कभी भी नहीं समझ सकते। जितने भी आर्टिस्ट हैं आ रहे हैं आजकल, उनका लाइफ तो मुझे पता नहीं, क्योंकि लाइव के एक्सपीरियंस तो तब होते हैं जब आप इंटरनेशनली जाके इंटरनेशनल लोगों के साथ बजाते हैं, तो यू विल गेट टू नो कि ओ यार, मेरे वोकल्स में इतनी पावर नहीं है, इम्प्रूवमेंट नहीं है, मैं कच्चा गा रहा हूँ, मैं ठीक नहीं गा रहा। तो ये चीज़ें बड़ी एलिमेंट जो है ना, बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। सो लाइव का एक्सपीरियंस प्रॉपरली सही उन लोगों के साथ जो प्रॉपर लाइव करते हो, तो वो आपको बहुत कुछ सिखाता है। अच्छा अली, मुझे ये बताइए, ज़ाहिर है जो भी गाना आप बनाते हैं, म्यूजिक देते हैं, और हर गाना जो होता है वो म्यूजिशियन के लिए, जिसने म्यूजिक प्रोड्यूस किया होता है, बड़े दिल के करीब होता है। पर कुछ गाने ऐसे होते हैं जो कि इंसान बनाता है और इंसान कहता है यार इस गाने ने तो हिट होना ही होना है, और वो गाना हिट नहीं होता। और कभी कभार इंसान एक गाना बनाता है और उसका ख्याल भी नहीं होता कि उसने हिट होना है, और वो बहुत ज्यादा हिट हो जाता है। क्या आपके साथ कभी ऐसे दोनों वाकयात हुए कि गाना जो हिट होना चाहिए था ना हुआ हो, जो नहीं होना चाहिए था या आपका ख्याल था नहीं होगा वो हिट हो गया हो? तो वो कौन से ट्रैक्स थे? बिल्कुल, देखिए, दो तरह की चीज़ें इस काम के बीच में, म्यूज़िक के बीच में दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक लेगेसी है। अब पहले म्यूज़िक का सीन कुछ और होता था, अब चेंज हो गया है। और दूसरी चीज़ है मतलब कि आपकी किस्मत चल गई, आपकी हाँ, किस्मत में कोई चीज़ आई और वो मैसिव हो गई, लोगों तक पहुंच गई, सारा कुछ हो गया। और दूसरा आपकी लेगेसी। लेगेसी वो होती है जो आप बिल्डअप कर रहे होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रही होती है, और वो चीज़ें मार्क रहती हैं अप टू द स्टैंडर्ड कि यार, मतलब ये लेगेसी के गाने हैं, ये मतलब ये कभी नहीं उतरेंगे। इनकी प्रोडक्शन, इनकी लिरिक्स, इनका कंटेंट बहुत स्ट्रांग है। दूसरा ये सिलसिला होता है कि कुछ गाने होते हैं जिसके ऊपर आपको यकीन ही नहीं होता कि यार ये गाना इतना मैसिव हो गया। सो दो तरह की चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं इसके बीच में। बाज़ औक़ात लोग गाना बनाते हैं, अब हमने वो बात सोचनी बंद कर दी है वैसे कि ये गाना चलेगा नहीं चलेगा। हाँ, जिन गानों के कंटेंट कच्चे हों और वो गाने एकदम ऊपर आ जाएं, वो बहुत फिर हम लोगों को हैरानगी होती है कि यार ये ऐसे कैसे कोई चीज़ ऊपर आ गई। जिस तरह के एक गाना मैं आपको बताता हूँ कि मतलब ये शायद पाकिस्तान के चंद गानों में से गाना होगा जो बहुत ही ज़बरदस्त। गाने का नाम है फरहान सईद का रोइयां। Yeah. ब्यूटीफुल सॉन्ग, हम्म, लेकिन वो इतना मैसिव नहीं हो सका। Yeah. शायद मे बी प्रोडक्शन नहीं थी या कुछ थी, लेकिन अगर आप उस गाने को, उसकी मेलोडी को, उसकी प्रोडक्शन को, उन सब चीज़ों को देखें तो इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। जिस तरह मैं आपको बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ, पाकिस्तान में सबसे अच्छा जो गाते हैं वो जावेद बशीर हैं, अली अब्बास जो भी बीमार हैं आजकल, उसके भाई असद अब्बास, अली अब्बास, ये चंद लोग बड़ा अच्छा, मतलब इनके बड़े अच्छे वोकल्स हैं, बड़े पावरफुल हैं, सारा कुछ, लेकिन ये मैसिव नहीं है।
उस तरह मैसिव नहीं है कि मतलब यार आप समझ रहे हो कि भाई सारी की सारी जो गेम है वो बन रही है और उनको सब कुछ मिल रहा है, लेकिन देखें जो लोग आ, 2 लाइनें भी पक्की नहीं गा सकते वो शायद सबसे अच्छा गा रहे हो, या उनका सारा सिलसिला, तो ये किस्मत बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है इसमें, और लेगेसी नहीं है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो लेगेसी नहीं बना सकते, लेगेसी बनानी इस काम में बहुत जरूरी है। तो इस तरह आप ए रहमान का देखिए, आप कोई गाना आपको बुरा नहीं लगेगा, आपको फिल्म के गाने बुरे नहीं लगेंगे, फिल्म के गाने हमेशा, क्योंकि वो एक लेगेसी की कोशिश होती है फिल्म के अंदर, फिल्म म्यूजिक के अंदर। एब्सोल्युटली। सो दोस्तों, बात हो रही है लेगेसी की और बात हो रही है यंग आर्टिस्ट की और एस्टैब्लिश आर्टिस्ट की। अली भाई से हम पूछेंगे कुछ सोशल मीडिया के हवाले से और जो उसका इम्पैक्ट है आजकल के म्यूजिक के ऊपर, लेकिन उससे पहले एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और आपको भी लेकर चलते हैं और अली भाई को भी लेकर चलते हैं। उनके एक ऐसे गाने की वीडियो दिखाते हैं जो कि अली भाई के शुरू के कामों में से एक है। खंडरात से मैंने निकाला है एंड आई एम श्योर इट्स गोना बी अ गुड वन फॉर ऑल ऑफ यू। सो लेट्स एंजॉय अ लिटिल बिट ऑफ इट और उसके बाद वापस आते हैं, अपनी कन्वर्सेशन जारी रखते हैं। हियर इट कम्स। भी याद नहीं होगा कि अली ने इसका म्यूजिक दिया था। इतना पुराना गाना निकाल के लाया ये, बहुत ज्यादा बासित पुराना, सुभानी का बहुत पुराना गाना, सो बहुत पुराना मुझे गाना। नहीं पता, ये बासित सुभानी है, हमारे बहुत अच्छे दोस्त इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद के चंद उन खुशनसीब आर्टिस्ट में से एक जिन्हें शायद अली भाई के साथ काम करने का मौका मिला और आई थिंक आपने इनके साथ काम किया है अली, लॉट ऑफ आर्टिस्ट फ्रॉम इस्लामाबाद जिनके साथ आपने काम किया है। अगर हम गियर शिफ्ट करें और 2023 में आए, रिसेंटली कुछ गाने हमें आपके देखने को मिले, जिसमें से कि हमने एक गाना रिसेंटली रिव्यू भी किया था, दो घड़ियां आगे थी उस गाने का टाइटल है, या और वो सोशल मीडिया पे भी काफी ज्यादा मकबूल गया है। सो कुछ बताइए, सोशल मीडिया ने कैसे चेंज किया है एक म्यूजिक प्रोड्यूसर की लाइफ को और एज इन जनरल एक सिंगर की लाइफ को? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। देखिए, सोशल मीडिया जो है वो एक बड़ा इम्पैक्ट रखता है चीज़ों के ऊपर। इसमें दो बड़ी काम की चीज़ें हैं। आपको ये चीज़ सोचनी और समझनी बड़ी ज़रूरी होती है कि दो तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पे होती हैं, कि होती है इंफॉर्मेशन और एक होती है नॉलेज। जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन सिर्फ डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं कि एक मतलब एग्जाम्पल है, जावेद भाई हैं जी, वो बाइक से गिर गए, जावेद भाई हैं, उन्होंने बाइक हवा में उड़ा दी, कुछ ये कर दिया, कुछ वो कर दिया। इसी तरह दोनों पॉजिटिविटी में और नेगेटिविटी में, अब अगर आप देखें कि बुरे गाने की अगर आप बहुत हाइप बनाना शुरू कर दें या कोई बुरा कंटेंट हो उसका हाइप वहाँ पे बहुत ज़्यादा बने, वो ट्रेंडिंग में आ जाता है। Yep. सो जो लोग अपनी लेगेसी बना रहे होते हैं, जाहिर सी बात है वो आर्टिस्ट टाइप लोग होते हैं, वो इस तरह की चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते कि बहुत ज़्यादा इंटरनेट के ऊपर बैठे और अपनी चीज़ों को पुश लगाएं और फ्रंट पर आएँ। सो कहने की बात यह है कि मोस्ट ऑफ द वर्क जो भी होता है वो नॉर्मल टाइप का काम यहाँ से बहुत फेमस हो जाता है, या उसके ऊपर पैसे लगे हों या पुश लगी हुई है, क्योंकि हर चीज़ तो फ्री में नहीं होती।
सो वो लोग सारे ऊपर आ जाते हैं। लेकिन जो टैलेंटेड लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इसके बीच में कि ठीक है वो क्या करेंगे, वो मैक्सिमम इंस्टाग्राम पे डाल देंगे, उसकी भी रीच नहीं होगी। वो भी चाहता है कि भाई आप उस पर ऐड लगाएं, आप ये करें वो करें। वो बेचारों के पास तो शायद एटीएम कार्ड भी नहीं होगा कि वो पुश कर सके उसका एटीएम कार्ड से, उसके पैसे भी नहीं होंगे। सो ये एक तरह से फायदा भी है कि चीज़ों का बिलबोर्ड बन गया कि जिस तरह दुकान का बिलबोर्ड होता है कि भाई ये दुकान पे ये चीज़ मिलती है, तो आप अपनी सब चीज़ों पे, तो आपको ये बिल्डअप करनी पड़ती है। कुछ लोगों को ये चीज़ जल्दी मिल जाती है, कुछ लोगों को ये लंबा टाइम लगता है इसको बिल्डअप करने में। लेकिन ऑफ कोर्स जो कुछ भी बिल्डअप होगा वो वहीं से बिल्डअप होगा, आपकी दुकान वहीं से नजर आएगी। अगर मैं XYZ कंपनी को बोलता हूँ कि जी मैं एक आर्टिस्ट है, आपके प्रोग्राम के लिए इसको मैं लेना चाहता हूँ, तो कहेगा इसका इंस्टाग्राम हैंडल दे दे। तो वो इंस्टाग्राम पे जाते ही देखेगा कि अगर तो उसको लगेगा कि यार ये अकूस्टिक गाने ऐसी गिटार पे पकड़ के गरीबों की तरह गा रहा है, सो मतलब उसका इंप्रेशन ही नहीं बनेगा। सो ये चीज़ बड़ी समझने की जरूरी है। लेकिन जाहिर सी बात है एक आर्टिस्ट है, वो आर्टिस्ट होगा ना बेचारा, वो क्या करेगा? वो ऐसे तो नहीं कर सकते कि 4 लाइटें खरीदे, बंद सवर के बैठे और सारा कुछ करे। ये चीज़ें गाइड करना लोगों को बड़ी ज़रूरी है कि ये जो आपके इंस्टाग्राम और ये सारी चीज़ें होती हैं, ये आपकी बेसिकली आपका बिलबोर्ड होता है। तो जितना बेहतरीन तरीके से हम इनको पोर्ट्रे करेंगे उतनी बेहतरीन तरीके से आपको नजर आएंगे। तो उसमें बड़ा बड़ा इम्पैक्ट है कि आप इसको मत देखें। यूट्यूब है, यूट्यूब पे आप पोस्ट लगाएं, गूगल ऐड की 2-3 मिलियन पे अपना गाना लेके जाएं। जिस तरह यूट्यूब पे 2-3 मिलियन पे गाना चला जाएगा, वो ट्रेंडिंग पे आ जाएगा, वो ऑटोमेटिकली उसकी रीच बढ़नी शुरू हो जाएगी। लेकिन गूगल ऐड 2-3 मिलियन का हम कहाँ से अफोर्ड कर सकते हैं? $3,000 $2,000 आप ये देंगे। लेकिन जाहिर सी बात है लेगेसी बेस्ड कामों में होता है कि आप आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करते हैं। जिस तरह इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जीशान है इस टाइम पर, जो जीशान सिंगर है ना, लाहौर में आजकल बहुत फेमस है, लगे हुए हैं वो। जीशान सिद्दीकी मेरे ख्याल से नाम है उनका, और वो लगे हुए हैं, वो इंस्टाग्राम लगाएं, हर रोज उनकी एक वीडियो, यूट्यूब पे वीडियो। उन्होंने ऐसी मार्केटिंग की है कि एक चीज को रिपीट कर करके वो अब लेगेसी हो गई उनकी। अभी वो गाते हैं, सारे लोग अप्रिशिएट करते हैं, हम भी सुनते हैं, हम भी फैन है उनके। मतलब कहने की बात है कि आप या तो बिल्डअप करें तो ऐसे बिल्डअप करें आप कि रोज चीज कर रहे हैं कंटिन्यूटी से कर रहे हैं जिस तरह आप अपनी एपिसोड कर रहे हैं। आज इसकी बहुत बड़ी रीच नहीं है, ये एकदम इसकी बहुत बड़ी रीच हो जाएगी। कंटिन्यूटी चाहिए बस, कि आप कंटिन्यूटी रखी ना। आपने कहा 2 साल में कुछ भी नहीं हुआ, ये मत नहीं देखना आपने। हो सकता है कि आपको 3 साल बाद मिलना हो, 4 साल बाद मिलना हो उसका रिवॉर्ड, कि भाई 4 साल में कंटेंट इतना बना लिया आपने। सो कंटेंट क्रिएटर्स और ये जितना सोशल मीडिया है, ये बहुत ही कनेक्टेड है आपस में। जाहिर सी बात है जो कंटेंट क्रिएट कर रहा है वो यही चाहता है कि इससे सारी मोनेटाइजेशन हो, पैसे आए सबको, जो हर बंदा ये कोशिश कर रहा है। लेकिन उसके लिए आपका कंटेंट, आपकी पोजीशनिंग बहुत टाइट होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें लिंक्ड है आपस में। तो मैं आपको जो बात कह रहा था कि इंफॉर्मेशन और नॉलेजेबल चीज़ें जो है वो बहुत पीछे रहती हैं और इन्फॉर्मेशन ज़्यादा फ्लोट करती है। तो ये जरा मिसलीडिंग है। अगर ऐसा होता है ना कि आप अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको 20 गलत साइडें मिलेंगी और एक ठीक साइड मिलेगी। जिस आपने कहा यार मैं कोर्स करता हूँ, 20 लोग बताएंगे, वो सब गलत बता रहे होंगे। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। इसी तरह आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल ही ऑफ हो जाती है। तो आपकी इन्फॉर्मेशन आती है, उस इन्फॉर्मेशन को आप कहते हैं अच्छा यही चल रहा है। जिस तरह एग्जाम्पल है कि एक गाना है, कोई भी गाना है, अच्छा है बुरा है, बंदा उसी को सुनना शुरू हो जाता है। हालांकि उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, ना कोई कंटेंट होता, ना शायरी होती है। लेकिन बट ठीक है, उसकी किस्मत में सामने आना था, वो सामने आ गया। ये चीजें बड़ी, दोनों का बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपस में। एक चीज बताइए, अब ये पाकिस्तान में ट्रेंड देखा गया है कि जो म्यूजिक प्रोड्यूसर होता है, जो म्यूजिक बनाता है, उन्होंने गाना भी शुरू कर दिया है। मतलब शानी भी गाते हैं, सारिल बग्गा भी गाते हैं, जुल्फी भी, और बहुत सारे हैं। सो कभी अली मुस्तफा ने कोशिश की? मैंने अभी एक रिसेंटली छोटा सा गाना गाया। मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं कभी सिंगर नहीं बनना चाहता था। अगर मैं बनने की कोशिश करता, मैं पहले दिन से ही ट्राई करता और मैं उसकी तरफ मेरा रुझान होता। देखें, ये एक बहुत वास्ट फील्ड है और इसमें सबसे बड़ी जो गलती म्यूजिक प्रोड्यूसर से लाइफ में हुई वो ये हुई कि म्यूजिक प्रोडक्शन के जो राइट्स हैं कभी भी वो क्लेम नहीं किया और ना कभी सोचा कि ये होता। अगर आप सोचें कि ये 3500 गाने में मैं तो अब राइट्स के बगैर काम ही नहीं करता। अगर ये 3500 गानों में मेरे राइट्स होते और मेरा इसके बीच में शेयर होता तो मैं पता नहीं कहाँ होता।
आई अंडरस्टैंड। और प्लस मुझे लगता है कि शायद मानी सोशल मीडिया के जो अब ये पावर आई है, ज़ाहिर है वो कैसेट, सीडीज, लेबल्स वो तो खत्म हो गए हैं, अब एवरीथिंग इज ऑन सोशल मीडिया। और फिर मुझे लगता है कि जो रॉयल्टी का फैक्टर था वो हम बहुत बेहतर तरीके से आगे लेके जा सकते हैं, लेकिन अगेन अब लोग समझ गए, अपने सारे इंटरेस्ट को सेफ गार्ड रखते हैं। अली, आपने बताया कि आपने बहुत सारे सिंगर्स के साथ काम किया है। सो ये जो सवाल है अगले दो, ये मानी के सवालात हैं। मानी जरा पूछिएगा वो सवाल जो आपने भेजे थे कि कौन से ऐसे सिंगर है जिनके साथ काम करके आपको मजा आया, और सेकंड है कौन से ऐसे सिंगर हैं जिनके साथ आपने कहा दोबारा काम नहीं करना। पिटवाओ मुझे तुम। हाँ, ऐसा नहीं है, काम सबके साथ बहुत मजा आता है, हर बंदा एक अपनी वाइब लेकर आता है। कमजोर अच्छा एक अलग बात है, वो सारी एक अलग सिलसिला है, लेकिन मैं आपको यही बताऊंगा कि हर बंदे की एक अपनी वाइब होती है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बात बताई थी कि जो भी आर्टिस्ट आता है ना, सिर्फ बासित सुबानी था, सो बासित सुबानी को मैं बड़ा चीकी और इसरा देखता था कि मतलब के बड़ा हैपनिंग डांस, और ये उसी टाइम से था जब मैं ये स्ट्रिंग्स के साथ जब मैं काम करता था, तो उसके बाद ये मैंने गाना बनाया था। और I8 में जब मैं था, तो मुझे अभी भी याद है कि ये गाना वहाँ पे बना, और फिर वो अमेरिका चला गया, उसने उसको शूट किया वहाँ पर। सो ये पोजीशनिंग ऑफ आर्टिस्ट जो होती है ना, ये बड़ा म्यूजिक प्रोड्यूसर के हाथ में होती है एक्चुअली सारी चीज। जो कहते हैं ना कि आपका जिस तरह होता है ना कि हर एक प्रोडक्ट की सेलिंग पॉइंट होता है, तो हमारा म्यूजिक बेचने का जो सेलिंग पॉइंट होता है वो आर्टिस्ट होता है। अगर आर्टिस्ट बिकेगा तो हम बिकेंगे, अगर आर्टिस्ट नहीं बिकेगा तो बेशक वो अच्छा है, बुरा है, कमजोर है, कच्चा है, जो कुछ भी, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम लोग इसको बेस्ट करें। हमारा यही जोर होता है कि ये बंदा आए और छा जाए, मतलब कि किसी ना किसी तरह भी हो, तो वही हमारी जीत होती है, और वही हमारा सारा बिजनेस का एलिमेंट भी होता है, और सारा कुछ होता है। तो इस वजह से कोई बंदा भी हमें बुरा नहीं लगता कि कोई आया। देखिए, शौक एक अलग चीज़ है, कुछ लोगों को शौक होता है कि यार वन टाइम ऐसे ही 2 गाने गा लिए, 1 गाना गा लिया, वो प्रोफेशनल नहीं होते, तो हम उनको उस कैटेगरी में नहीं ला सकते। कि पहले जरा सीन चेंज था, अभी तो लोग आते हैं, वो 1-2 गाने गाने के लिए आते हैं, एंड मेक इट। सो अभी की जरा सीन बिल्कुल चेंज हो गया है। अली भाई, 2 क्वेश्चंस मेरे हैं। एक तो ऑब्वियसली आप प्रोड्यूसर हैं, आपने बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ परफॉर्म किया है, तो कभी सोचा कि यार कोई बैंड शैंड फॉर्म करते हैं, कोई जरा अपने गाने, अपनी टीम हो? हमने के इंटरनेट पे देखा, एक प्रोजेक्ट आया था द लिमिटलेस के नाम से, जिसके कुछ वीडियोस हाँ, भी हम लोगों ने देखे, एंड इट वाज मेनली एन इंग्लिश प्रोजेक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसको आपने क्यों नहीं परस्यू किया? और दूसरी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप बात करें आर्टिस्ट के हवाले से, तो अमेरिका में पाकिस्तान से बाहर कहीं भी अगर किसी आर्टिस्ट का गाना रेडियो पे बजता है तो उसको रॉयल्टीज मिलती हैं। पाकिस्तान में बेचारे आर्टिस्ट रोलता है इस तरह से कि रेडियो वाले तो उसको बजा रहे हैं, बट अगेन उसकी जेब में उस रेडियो पे बजने से कोई पैसा नहीं आ रहा। तो चेंजेस आने के कोई तासुरात हैं, चांसेस हैं, या अभी इट्स लॉन्ग वे टू गो? देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं जब डीजे कर रहा था दुबई में, तो हमारे वहाँ पर एक एक स्पीकर टाइप का लगा हुआ था। जितनी जगह पे जो गाना बजता था, उसकी सारी रॉयल्टीज वो कैलकुलेट करता था, और वो महीने के बाद हम लोग वो सारी रॉयल्टीज पे करते थे। कभी भी दुनिया में म्यूजिक फ्री नहीं हुआ। अगर ये फ्री हो जाए तो ये लोगों को बहुत प्रॉब्लम देगा। जितने गाने होते हैं वो कंपनीज को, जहाँ से आप साइन हुए होते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन से, ये सारे गाने पेड होते हैं। और ये सारी जगहों पे डिवाइसेस लग गई हैं, रेडियो में, बाहर मुल्कों में। आप तो कनाडा में रहते हैं, आप कोई गाना भी कॉपीराइट के बगैर प्ले नहीं कर सकते, या उसके आपको पैसे देने पड़ते हैं पर प्ले, या जो कुछ भी होता है। एक सिस्टम है पूरे का पूरा, और उस पर हर रेडियो स्टेशन और इन सब जगहों पर वो सिस्टम लगा होता है, जिससे वो पता चलता है। पाकिस्तान में कभी भी इंडस्ट्री म्यूज़िक की बनी ही नहीं, और ना बनने दी गई, ना उसके कोई लोगों ने कभी सोचा कि यहाँ पे आर्टिस्ट भी है, और आर्टिस्ट जो होता है वो कल्चर और बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। म्यूज़िक जो होता है वो आपकी बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि मुल्क में क्या क्या सिलसिला है, किस तरह का चीज़ें। जो भी चीज़ें पाकिस्तान में हिट होती हैं, वो मिरेकली चीज़ें ऊपर आ जाती हैं, और वो मैसेज बना लेती हैं। और ना हमारे पास कोई इतना आप समझेंगे कि कोई इस तरह का मीडिया है, ना हमारे पास कोई फिल्म इंडस्ट्री है बहुत बड़ी, जिसमें 300-400 फिल्में महीने की बन रही हो, साल की बन रही हो, कुछ हो। सो हम लोगों के लिए ये बड़ा एक बहुत ही मुश्किल जंग है, जिसको हम लोग लड़ रहे होते हैं रोज, कि यार ये इसका कोई फ्यूचर नहीं है। तभी वो लोग कहते हैं कि ये पाकिस्तान में म्यूजिक करते हैं तो आप और क्या करते हैं। कभी आपसे कोई पूछते हैं ना, जी म्यूजिक तो आप करते हैं, आप साइड पे क्या काम करते हैं, और क्या असल करते काम क्या हैं, करते हैं? असल काम ये क्या तो करते बस हैं। वैसी हॉबी है नहीं है। ये तो बस वैसी हॉबी, क्योंकि जाहिर सी बात है, इंडस्ट्री नहीं, इंडस्ट्री बनना
बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये मैं नहीं बना सकता कि मैं कहूँ कि जी मैं खड़ा हूँ और मैं इंडस्ट्री बनाऊंगा। मसला ये कि यहाँ पे हर एक के ओपिनियन से हर बंदे को प्रॉब्लम है, एतराज आए। और दूसरी बात है कि नॉलेज बहुत कम है, लिमिटेड नॉलेज है, और फिर लोग इम्प्लीमेंट बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं कि जी हमें ज़्यादा पता है। अगर उनको ज़्यादा पता है तो उनकी ज़्यादा पता होना नज़र आना चाहिए ना, कि यार ये दिख रहा है, ये इनके काम में दिख रहा है, काम में भी नहीं दिख रहा। लेकिन आप उनसे बात करेंगे तो वो पता नहीं किस दुनिया की ऊंचाई से वो आएंगे और आपको लेट डाउन करने की कोशिश करेंगे। तो मतलब दिस इज रियली सैड एक्चुअली। जो सबसे बड़ी चीज़ है, जिससे आप अमेरिका में गए होंगे या कनाडा में आप रहते हैं, आप लोगों को पता होगा हर चीज़ एक सिस्टम से चल रही है। आप वहाँ पे आपको पता है कि मैंने सिग्नल पे रुकना है, मैंने अगले बंदे को जाने की पहले जो पैदल चल रहा है उसको, यहाँ पर क्या होगा कि आपको कभी रोकेगी नहीं कोई गाड़ी, कुछ भी नहीं है। जो बेसिक एथिक्स ऑफ सोसाइटी होता है ना, वो बहुत लैक करती हैं। वो हर चीज़ में फिर दिखती हैं, एनिमल अब्यूज़ में, हर चीज़ में दिखती हैं, लोगों के साथ रवैये में, काम में, सब चीज़ों में। ये सोसाइटी की डेवलपमेंट जो है ना, उस पे काम होगा तो ये सब चीज़ें डेवलप होंगी। ये ऐसे नहीं डेवलप हो सकती कि हम जाएं और कहेंगे जी म्यूजिक को आर्ट है, वो सारा कुछ हो। देखिए आज मैं एक बड़ी सख्त बात करूंगा जो शायद आपसे कभी भी किसी ने नहीं की होगी। हम इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, तो हम किसकी इंटरटेनमेंट है? सारे बड़े लोगों की इंटरटेनमेंट है ना, जो अफोर्ड कर सकते हैं हमें सुनना या सारा कुछ। तो वो लोग तो फिर भी हमसे ऊपर है ना, मतलब आप समझिएगा। बाहर मुल्क में थोड़ा सा डिफरेंट है। बाहर मुल्क में आप इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी हैं, लेकिन आपका फेम और आपकी चीज़ें बहुत बड़ी हैं। जिस तरह की अगर एक बात करूं कि नाइक कंपनी है, तो डीजे खालिद नाइक को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाइक से जितनी बड़ी भी कंपनी है, लेकिन दे वांट डीजे खालिद टू रिप्रेजेंट दैट। सिर्फ पाकिस्तान में भी कोक है तो कोक वांट के भाई आतिफ असलम है या कोई भी है, वो रिप्रेजेंट करेगा तो लोग ज़्यादा कोक पियेंगे। चंद जगहों पे तो चलता है, लेकिन हर चीज़ अमेरिका में कनेक्टेड है। सो वहाँ पे पूरी एक इंडस्ट्री डेवलप्ड है कि जिससे ये सारे आर्टिस्टों की चीज़ें चल रही हैं। ज़ाहिर सी बात है, अगर एक बड़ा आर्टिस्ट काम अच्छा कर रहा होगा तो वो बाकी लोगों को भी सपोर्ट करेगा, बाकी लोगों को भी लेकर आएगा। जिस तरह अली जफर को मैं बहुत पॉजिटिव कहता हूँ कि उसने बहुत आर्टिस्टों को निकाला, प्रोड्यूस किया। यशल को आप देखें, कितने और लड़के हैं, बच्चे हैं जिनको वो लेकर आया है और उसको काम किया। तो लोगों की यही एटीट्यूड होना चाहिए कि आप खुद बिल्डअप तो हो गए तो आप दूसरों को भी अब बिल्डअप करें ना। देखिए जो ये बाहर के मुल्कों में बैंड होते हैं, सारे सारे कुछ होते हैं ना, उनमें ओपिनियन डिफरेंस नहीं होता। उसमें एक ओपिनियन होता है, एक चीज को अचीव करने का प्लान होता है, उस चीज को वो अचीव करने के लिए खड़े होते हैं। उनमें भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जाहिर सी बात है। हर बंदे की एक प्रोजेक्शन का एक सिलसिला होता है कि यार मैं कितना प्रोजेक्ट इस बैंड में हो रहा हूँ, नहीं हो रहा। पाकिस्तान में पहले ही सिंगल आर्टिस्ट की टिकट नहीं लोग अफोर्ड कर सकते कि अकेला एक आर्टिस्ट अपने मैनेजर के साथ ट्रैवल करके आ जाए। तो यहाँ पे बैंड को अगर बोलें जी 6 लोग हैं, वो बेचारे कोशिश ही करते रहेंगे। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। हाँ, वो कोशिश अच्छा, ही करते रहेंगे कि क्या करना है, बस में जाना है, डेवो में जाना है, किस में जाना है। या तो ये बड़ा बहुत सारा म्यूजिक आपने प्रोड्यूस किया, यू नो। सो अगर मैं पूछूं कि टॉप 3 सॉन्ग्स, नॉट 1 2 3, जो आपके जहन में आते हैं, जो गाने आपने प्रोड्यूस किए अपने, वो कौन से होंगे आपके पर्सनल फेवरेट? हाँ, मुश्किल सवाल है। आपसे पूछ रहे हो कि उसके बच्चे कौन से फेवरेट के तुम कैसा सवाल कर रहे हो यार? चले जो 3 गाने पहले फ्रंट टॉप ऑफ द माइंड आ गए वो। अच्छा, मैं आपको दिल से बताता हूँ। पहला गाना मेरी लाइफ में जो मुझे बहुत पसंद था वो है इजाजत। दूसरा गाना जो मुझे दूसरा गाना मुझे जो बहुत पसंद था वो तेरे कन्ना दी वाली। अच्छा, और जो तीसरा गाना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ना, मैं आपको बताता हूँ। वो बड़ा ही मुश्किल सा सवाल है कि मतलब ये ज्यादा मैं आपको ज्यादा गाने भी बता सकती। ये जो वो गाने जो मेरे बड़े करीब हैं। तीसरा गाना जो था ना, मुझे रोइयां बहुत पसंद है, फरहान सईद का। और मुझे काम करने का मजा भी फरहान के साथ बहुत ज्यादा था। हमने बड़ा एक्सपेरिमेंटल काम किया है। हमारा एक गाना तू थोड़ी देर हो ठहर जा भी माय फेवरेट सॉन्ग। रोइयां कह लें या तू थोड़ी देर हो ठहर जा, वो मेरे फेवरेट गाना है। मतलब ये 3 गाने, मतलब मैं जिसको सोचता हूँ कि मैं हूँ, ये मेरे से रिलेटेड है। मेरी इसमें फुल एनर्जी थी। हालांकि इसमें दोनों गाने जो ऊपर के नंबर 1 गाने 4-4 घंटे में बने हुए। इजाजत भी 4 घंटे में बना, तेरी कन्ना दी वाली भी 4 घंटे का बना हुआ गाना है। पूरा गाना गाया, मिक्सिंग, प्रोडक्शन, सब कुछ 4 आवर्स में हो गया। ये जो गाना तू थोड़ी देर हो ठहर जा, बहुत वक्त लगा। रोइया में भी मुझे 1 हफ्ते से ज्यादा का टाइम लगा उस गाने को प्रोड्यूस करने में, लेकिन ये कि इट वर्थ इट।
अच्छा, एज अ फैन या एज अ लिसनर ऑफ योर म्यूजिक, आपका एक प्रोजेक्ट आई थिंक आया था उस्ताद अहमद अली खान साहब के साथ, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। इट्स वेरी वो वेरी ओल्ड। जी, वो आई थिंक समथिंग दैट रियली इज वेरी क्लोज टू मी, क्योंकि वो बहुत डिफरेंट किस्म की चीज थी जो एज अ व्यूअर भी और एज अ लिसनर भी लोगों ने सुनी। अच्छा अली, बिफोर वी क्लोज, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग म्यूजिक करना चाहते हैं, उनके पास शायद पैसा भी हो बट डायरेक्शन ना हो कि यार कहाँ से काम करना है, कैसे करना है। सो फॉर समबडी हु इज एस्पायरिंग टू बी अ प्रोड्यूसर या डीजे या म्यूजिशियन, क्या कहना चाहेंगे, एडवाइस देना चाहेंगे, टॉप 3-4 टिप्स के चीजें जरा स्ट्रीमलाइन हो सके उस बंदे के लिए अच्छा, जो नैरो हो बिल्कुल। देखिए, बहुत मज़ेदार बात है और ये सबके लिए बड़े काम की बात है जो मैं सबको बताना चाहूँगा। सबसे पहले जिस तरह आपने कहा कि मैं डीजे बनना चाहता हूँ, तो आपने सबसे पहले ये चीज़ चूज़ करनी है कि जो वेबसाइट मैं देख रहा हूँ, इसकी नॉलेज बिल्कुल ठीक है कि नहीं, ये आपको कोई नॉलेज दे रहा है कि नहीं दे रहा है, खाली इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहा। हम्म। अगर वो आपको वेबसाइट ठीक मिल जाएगी तो आपको काफ़ी प्रोग्रेशन होगी। दूसरी बात ये है कि देखिए, ये सिलसिला प्रॉपरली स्टार्ट होता है कि आपकी बेसिक एजुकेशन म्यूज़िक की क्या है, वो बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में, चाहे वो डीजे हो, चाहे वो म्यूज़िक प्रोड्यूसर हो, चाहे वो सिंगर हो, कुछ भी हो। यहाँ से सारी की सारी जो गेम है ना, वो आपको बिल्डअप करनी बड़ी ज़रूरी होती है। और आपने अगर कोई भी चीज़ करनी है तो आपने उन वेबसाइट को और उन चीज़ों को ज़रूर देखना शुरू करना है, बजाय इसके कि कोई कहे आप ये इस लाइन में लगना है जी, ओ भाई इसके पास तो ये वाला न्यूमैन का माइक है और इस पे बेस्ट वोकल्स आते हैं और आपने यही वाला माइक लेना, हो सकता है वो माइक सबसे ही बुरा काम कर रहा हो आपके लिए। आपने ऐसे नहीं करना। आपने प्रॉपरली इस चीज़ को समझना है कि क्या चीज़ आपको इन्फ्लुएंस करेगी और क्या चीज़ आपने, अगर आपने गलत स्टार्ट लिया और आपकी गलत चीज़ें हुई तो आप दीवार के साथ सर मारते रहेंगे और आप ऊपर नहीं जाएंगे। तो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपकी नॉलेज, आपकी पढ़ाई, आप डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस लें, डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन से नॉलेज को जमा करें, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन से अपनी नॉलेज को बनाएं और उन साइट्स को चेक करें जहाँ से आप प्रॉपरली गेट कर सकते हैं कि ओ यार ये तो मुझे पूरा गलत ही बता रहा था, ये बंदे ने जो बात की है। आपको मैं आज बताता हूँ, म्यूजिक प्रोडक्शन में अगर 100 साइट्स है ना, 100 साइट्स इंटरनेट की, तो 98 साइट्स गलत है। वाओ। वो दो साइड ऐसी होंगी 100 में से 2% जो कि आपको ठीक बात बता रही होंगी, बाकी जितने लोग बात कर रहे हैं ना, वो सब हवा में बात कर रहे हैं। और लोग फिर सीखते कैसे हैं? लोग कहते हैं जहन मलिक टाइप वोकल्स, चेन आ गई, एक बंदा यो मैं ऐसे करके बता रहा होगा, उसने माउस पकड़ा होगा, या यू डू दिस यू साउंड लाइक जहन। सब झूठ, सब बकवास, सब आप दोबारे, आपको कुछ ऐसा नहीं होता, ये सब बातें लोग। सो यू नीड टू फाइंड आउट राइट प्लेस जहाँ से आपको पता चले कि अच्छा वोकल अगर ऐसे रिकॉर्ड करने हैं, इसकी क्या चेन बनेगी, कैसे रिकॉर्ड होंगे, कैसे इसका रिजल्ट आएगा। सारे लोग प्रोड्यूसर बन गए, बीटे लगा रहे हैं, वो यू नो कूल चीज़ है, कूल है। लेकिन जब ये काम करने जाए बंदा, तो एक कॉम्प्रेशन जो है ना, एक एलिमेंट ऑफ अ म्यूजिक, उसको सीखते सीखते 3 साल लग जाते हैं बंदे को सही तरह से। प्रॉपर कॉम्प्रेशन में क्या टाइप्स होती हैं, कैसे कॉम्प्रेसर काम करते हैं, ऑप टू कॉम्प्रेसर क्या होता है, विंटेज कंप्रेसर कैसे होता है, ट्यूब कंप्रेसर कैसे होता है, सारी चीज़ें कैसे काम करती है और इनका क्या तरीका होता है, फिर डिजिटल और एनालॉग में क्या डिफरेंस होता है, यही सिर्फ आपके 3 साल लगा देंगे। Great advice by Ali Mustafa. Last question, then we'll sign off. Ali, आजकल के जो नए सिंगर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, उनमें से अगर पूछूं अली का फेवरेट कौन सा है? अच्छा, मेरे सारे फेवरेट हैं। नहीं, मैं फेवरेट अली है कौन? बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ मेरे इसलिए सारे फेवरेट टोनैलिटी होती है ना, इसकी टोनैलिटी मुझे बड़ी पसंद है, कुछ कुछ आवाज का टेक्सचर बहुत पसंद होता है ना, कुछ खास आवाजें होती हैं। टेक्सचर, किसी का भी टेक्सचर अच्छा नहीं है, टेक्सचर नहीं अच्छा, टोनैलिटी भी नहीं अच्छी। माइक ड्रॉप अली। उनको कंप्यूटर से ज़्यादा अच्छा यूज करना आता है, वो सब देख कर आए, अच्छा लेयर्स बनेंगी, अच्छा ये शायरी यहाँ से 3 लाइनें उठा लो, वहां से 2 उठा लो, कुछ भी नहीं यार, नथिंग। आई एम सॉरी यार, मतलब ये नहीं कह रहा कि मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, ये सब कुछ है। मैं यही गाने शुभ के, किंग के इंडिया में सुनता हूँ, मैं कहता हूँ यार क्या लिख रहे हैं, क्या गा रहे हैं, क्या इनकी डायरेक्शन है, क्या इनकी इमोशंस हैं, क्या है, ये गाते समझ ही नहीं आती मुझे। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, या तो मैं बिल्कुल बेवकूफ़ हूँ, या तो मुझे कुछ आता नहीं है,
या तो मैं जो कुछ देख रहा हूँ वो सारे बेवकूफ हैं, लेकिन या मानू इज वेरी गुड। आई लाइक मानू, शमून स्माइल, ये नए कुछ सिंगर्स हैं, आई रियली लाइक देम, इनकी डायरेक्शन बहुत अच्छी है, दे विल मेक इट, एक्चुअली दे विल मेक इट बिग टाइम। बट अगर इनको वो चीज समझ में आ जाए कि यार हमने प्रैक्टिस से क्या कुछ गेट करना है और कितनी प्रैक्टिस और करनी है। देखिए, सिंगर ये नहीं होता कि आपने अपने गाने बनाए और चल गया, वो ये मैं तो ऐसे कर सकता हूँ। सिंगर वो होता है जो कंट्रोल कर ले सारी चीजों को, इमोशंस को, सारी चीजों को, क्योंकि आप आर्टिस्ट है ना, आप हर तरह की चीज को कंट्रोल करें। नहीं कि यार भाई मैं तो अपने ही गाने गा सकता हूँ, बस ये मुझे मेरी ही धुन आती है बजानी, मैं यही बजाऊंगा और मैं यहीं से जीत जाऊंगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू हैव टू हैव लाइक द ग्रिप ऑफ द एनीथिंग दैट यू डू। अगर आपकी ग्रिप नहीं है, आप कच्चे हैं, ट्यूनर लग रहे हैं, सारा कुछ लग रहे हैं, तो ठीक है, आपने अभी बचपन तो बना लिया, बट यू कैन नेवर मेक योर लेगेसी। You will be just जो कहते हैं पॉप म्यूजिक इज अ टिश्यू पेपर म्यूजिक, सो यू आर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ टिश्यू पेपर म्यूजिक। हमने भी क्रिएट की, ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि हमने नहीं क्रिएट की, लेकिन लेगेसी को भी तो साथ में बनाना है ना। लेगेसी में बड़े गाने आपको करने हैं, जिस तरह मेरे गाने हैं खुदा के लिए, उसका मुस्तफा जाहिद का जल के गाने हैं। आप जल के गानों में देखें, वो सब में लेगेसी बनाई है, कि लेगेसी के काम किए हैं, मतलब उनको प्रोड्यूस किया है। बहुत सारे गाने और इस तरह के जो मैं आपको बताऊंगा जिनमें लेगेसी टाइप है। इजाजत गाना है लेगेसी। रोइयां आप चेक करें, कि आप एक दफा रोइयां की लिरिक्स चेक करें, उसका कंटेंट देखें आप, कि कहाँ से वो बात कर रहे और क्या गाया है। उन्होंने भी बड़ी मेहनत की है, वो लोग भी एक स्टूडेंट थे, ऐसे ही पकड़ के गिटार ऊपर आए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये फैक्टर इंपॉर्टेंट नहीं कि लेयर हो गई, सारा कुछ हो गया, ओ इट साउंड कूल, ओ मैं दिस विल नेवर वर्क। Excellent. Very candid, honest feedback. Loved it. Dhimani, So, yeah. हाँ ना, जी, आप अभी खोलें और आप अभी खोलकर स्पॉटिफाई के ऊपर इंडियन गानों के बीच में पाकिस्तानी गाना सुनेंगे ना, आप एकदम ही हो जाएंगे, ये क्यों था ऐसे? लेगेसी नहीं बनी, true. किसी की लेगेसी नहीं बन रही। आप लेगेसी के गानों को पुश करेंगे तो ही आप लेगेसी बनाएंगे ना, जो ट्रू आर्ट है। देखें, अमेरिका में भी, बाहर मुल्कों में भी बहुत सारे आर्टिस्ट आते हैं, बट वो आर्टिस्ट होते हैं ना, सबसे बड़ी बात है। मैं एक सेशन देख रहा था यूट्यूब के ऊपर, पड़ा हुआ है, आप लोग सब चेक कर रहे हो, ये गाने के वोकल्स अपने जस्टिन बीबर कर रहा था, और वो बता रहा था कि वो 1 वीक तक स्टूडियो जाता था, उसकी वो वीडियो उसमें सारा वो बता रहे हैं। और मेरे ख्याल से वो गाना शायद डिप्लो के साथ था, कि मेरे ख्याल से डिप्लो के साथ था, वो वहाँ पे जाता था और वो 1 वीक तक अपने गाने को गाता रहा। उसने लेयर्स की, चीज़ें की, सारा कुछ बिल्डअप किया। आप पूरा गाना सुनेंगे, ठीक है, उसमें ट्यूनिंग होगी बेशक, लेकिन आपको सुनाई नहीं देती कि ये ट्यून हुआ हुआ है, कुछ है, मतलब जो भी ये अटेम्प्ट करते हैं लोग, हम इस बात पे बिलीव करते हैं कि पोस्ट में ठीक हो जाएगा ना, पोस्ट में सारा ठीक कर लेंगे। कोई बंदा ये कोशिश नहीं करता यार मैं पक्का भी तो गाऊं। अभी महाम वकार की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। महाम वकार जो है परफेक्ट पिच सिंगर है, ठीक है। परफेक्ट पिच ये होता है कि कान से सुनते हैं बताते हैं डी का नोट है, ये एफ शार्प का नोट है, ये जी का नोट है। आप उसके गाने, आप उसका दुआ सुने, 120 मिलियन के ऊपर है वो, सारे गाने सुने, आप उसके वोकल्स देखें कि कितना जबरदस्त वो गाती है। इसी वजह से इन बच्चों को मैं सपोर्ट करता हूँ। जो समीन है मेरे साथ, गाने कंपोज करती है, लिखती है, सारा कुछ। आप उसकी सॉन्ग राइटिंग स्किल्स देखें खाली, दे आर अमेजिंग। इतने छोटे से बच्चे हैं और इतनी बड़ी बड़ी बातें लिख रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं। और पता है क्या, किताबें बनाई हुई हैं। जो चीज़ सुनेंगे, मेरे से बात कोई सुनेंगे, कोई उनको और चीज़ कहीं सुनने को मिलेगी, वो किताबों में लिखते जा रहे हैं। एंड दे आर बिल्डिंग अप थिंग्स। प्रैक्टिस, बिलीव ऑन प्रॉपर चैनल टू बी ऑन द टॉप, जो सारे लोग करते हैं। आप देखिए ना स्ट्रगल ऑफ एनी आर्टिस्ट, अरिजीत की स्ट्रगल देखें। 3 साल मैं डब करता रहा हूँ अरिजीत के साथ और इन लोगों के साथ, 3 years आई हैव डब्ड। और उसके बाद आप देखिए अरिजीत का गाना आता है और अरिजीत कहाँ से कहाँ चला जाता है। हर बंदे ने मेहनत की अपनी लाइफ में, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो बगैर मेहनत के, बगैर चीज। लेकिन आपकी मेहनत अगर आपके काम में नजर नहीं आ रही तो दैट्स द मीन, मतलब ठीक है आपकी किस्मत तो चल रही है, लेकिन आपने कोई लेगेसी नहीं बनानी भाई। आपको कल को कोई फोन कर देते हैं बाहर से कि भाई आप हमारी फिल्म का ऐसे गाना गा दें, आप उसके लिए फिट ही नहीं है। ये कैसी बात है? Amazing conversation. ये थी हमारी आज की एपिसोड टॉकिंग म्यूजिक विद केके एंड मानी विद अली मुस्तफा, जहाँ पे हमें नॉलेज भी मिली और हमें इंफॉर्मेशन भी मिली। बिफोर वी साइन ऑफ, अली भाई, हम जैसे लोगों के लिए जो कि कुछ कोशिश करें यूट्यूब पे पाकिस्तानी म्यूजिक को रिवाइव करने की, एनी एडवाइस फॉर अस? मानी भाई, इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। मैं आपको बताता हूँ, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं।
इसमें सिर्फ कंटिन्यूटी जब इतनी चलती रहेगी ना, आपको हो सकता है 2 साल तक बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन ना मिले, लेकिन 2 साल के बाद आपके ये सारी चीज़ें बहुत चलना शुरू हो जाएंगी। आहिस्ता-आहिस्ता बिल्डअप होता है, हर चीज़ वक़्त लेती है और एक वक़्त होगा कि सब चीज़ें आपकी होंगी। जितने भी टिकटॉकर, यूट्यूबर्स हैं, उनके मिलियन सब्सक्राइबर ये सारे लोग हैं, इन्होंने बहुत कंटेंट बनाया, बड़ी मेहनत की है। ये मज़ाक से नहीं हुआ, किसी को ऐसे नहीं मिल गया कि उठाया मिल गया। जो टिकटॉकर्स भी थे, सालों से लगे हुए हैं। मैं बहुत बिलीव करता हूँ इस बात पे कि मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती। अच्छी जगह पर मेहनत है, राइट आपकी डायरेक्शन है, आप लोग बहुत पॉजिटिव काम कर रहे हैं, गानों की फीडबैक देते हैं, गानों को प्रॉपर्ली सुनते हैं, उनको हर चीज़ उस हिसाब से टारगेट करते हैं जो होनी चाहिए, और वही चीज़ बेस्ट चीज़ होनी चाहिए। और मैं आप लोगों से बस यही कहूँगा, सपोर्ट लेगेसी, सपोर्ट पीपल हु आर रियल आर्टिस्ट एक्चुअली, रिकॉर्ड देम। ये आपकी ज़िंदगी में एक कैटलॉग रहेगी कि यार हमने इस बंदे को इंटरव्यू किया था, ये क्या वोकल्स है इसके, क्या इसका इंप्रेशन था, कैसे गाते हैं, क्या सिलसिला है। लेगेसी हमेशा रह जाएगी। जो दिख रहा है वो असल में हिट नहीं है, लेकिन वो असल में हिट है। तो आपको ये बात समझनी होगी कि लेगेसी जब भी बनेगी वो आपको हमेशा ऊपर लेके जाएगी। आप और ये जावेद अली, बशीर का और ये हमारा उसमें है भी, बिकॉज इफ यू रिमेम्बर बैक इन ओल्ड डेज जब हम रेडियो करते थे हाई वोल्टेज के नाम से, उसमें हम मोस्टली गाने वही प्ले करते थे जो कि मेन स्ट्रीम के नहीं थे, अच्छे गाने, तगड़े गाने उनको हम लेकर आते थे। वंस अगेन अली मुस्तफा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। वी हैड अ ग्रेट डिस्कशन, और हमारे देखने वालों को भी बहुत सारी मालूमात मिली होंगी अली मुस्तफा के बारे में। और अली मुस्तफा ने जो आइडियाज दिए हैं, जो कि बताया है उन तमाम नए लोगों को जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। Ali Mustafa, you're doing a great job, great work, थैंक and यू we सो मच, love your music. Thank you very थैंक much. यू सो मच, थैंक यू Okay, सो मच, viewers, ये थैंक था आज का यू। प्रोग्राम टॉकिंग म्यूजिक विद केके एंड मानी, और हमारे गेस्ट है डीजे अली मुस्तफा। आपसे मुलाकात करेंगे बहुत जल्द किसी और आर्टिस्ट के साथ। See you next time. Till then, Allah Hafiz. बाय बाय।